Good morning, student. So my new book, a textbook of modern physiology, that is came in the market. So we will start the modern syllabus of the physiology of both the paper, first paper and second paper, according to the latest syllabus of the CCIM or you can say NCISM. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ होम्योस्टैसिस. तो टुडे वी विल स्टडी द होम्योस्टैसिस. तो व्हाट डू यू मीन बाय द होम्योस्टैसिस? तो homeostasis is a word that is made up of two words. One is the homeo, another means stasis. Homeo means same, stasis means standing. तो अगर हम इस टर्म का थियोटिकल मीनिंग देखें, होम्योस्टैसिस से अनचेंजिंग सिचुएशन, लेकिन प्रैक्टिकली मीनिंग जो इसका है एक एवर चेंजिंग सिचुएशन. एवर चेंजिंग सिचुएशन मतलब जो सिचुएशन लगातार बदल रही है, कैप्ड विद इन नैरो लिमिट्स, लेकिन वो बदल तो रही है लेकिन अपनी लिमिट्स के अंदर है. जैसे एग्जांपल आपका ब्लड शुगर. तो आपका ब्लड शुगर जब फास्टिंग होता है तो 90 टू 110, जब आप खाना खा लेते हैं तो 130 या 140 मैक्सिमम. तो 90 से लेके 140 तक वेरिएशन हो रहा है डे में. सुबह 90 था, जब आप सो के उठे आपने ब्रेकफास्ट किया 140 हो गया, थोड़ी देर बाद 120 हो गया, लेकिन ये जो वेरिएशन है वो एक नैरो लिमिट के अंदर हो रहा है, 90 से 140 के बीच में. तो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन और कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टैसिस. तो होम्योस्टैसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आता है. तो होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टैसिस दो शब्दों से मिलकर बना है. होम्यो का मतलब सेम, स्टैसिस का मतलब स्टैंडिंग. अगर लिटरली इस टर्म का मीनिंग देखें तो होम्योस्टैसिस मतलब अनचेंजिंग, लेकिन प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली इसका मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन दैट इज़ एवर चेंजिंग सिचुएशन बट विद इन इट्स नैरो लिमिट्स. लेकिन वो सिचुएशन लगातार चेंज हो रही है लेकिन अपनी लिमिट्स के अंदर. ठीक है, नाउ वी विल सी द डिफरेंट डेफिनेशंस. तो पहली डेफिनेशन कहती है द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इज टाइटली कंट्रोल्ड एंड द दिस फेयरली कांस्टेंट स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस. मतलब आपकी बॉडी का जो आंतरिक इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी इज टाइटली कंट्रोल्ड. मतलब वो सिचुएशन पूरी कंट्रोल्ड है. ठीक है, एंड दिस फेयरली कांस्टेंट सिचुएशन इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस. मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, आपकी बॉडी के अंदर यूरिन है, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर की बात करें, ब्लड शुगर है, सीरम ग्लिसराइड्स है, तो ये सारी कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी जो सिचुएशन है वो एक कांस्टेंट है. मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो 150 से लेकर 240 के बीच में कंडीशन जो है वो कांस्टेंट है. तो ऐसा माहौल बन गया, ऐसी कंडीशन बन गई कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट का कंपोजिशन था वो कांस्टेंट था. और जो ये फेयरली कांस्टेंट मतलब लगभग लगभग सेम, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ब्लड शुगर 90 से लेकर 140, तो वो 90 से कभी 90, कभी 100, कभी 110, कभी 120, कभी 140, खाना खा के उठे 2 घंटे बाद 140, फास्टिंग थी 90. तो ये जो सिचुएशन है वो एक फेयरली कंट्रोल्ड सिचुएशन है हमारी बॉडी के अंदर. अब आप बोलेंगे 140 से ज़्यादा हो जाएगा तो होम्योस्टेसिस नहीं है, फिर तो बीमारी हो जाएगी ना, दैट विल बी डायबिटीज़, राइट. तो होम्योस्टेसिस का मतलब एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो टाइटली कंट्रोल्ड रहता है, अपनी जो लिमिट्स होती हैं उस लिमिट्स के अंदर मेंटेन रहता है. ठीक है, तो internal environment of your body, the composition of internal environment of your body is tightly controlled and this fairly constant state is called homeostasis. Fine. The second definition, a variety of physiological mechanisms which act to stabilize the internal environment are called homeostasis. तो सिर्फ एक मैकेनिज्म नहीं है फिजियोलॉजिकल, ए वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म. ऐसी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनका काम क्या होता है, आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करना. उसी उसी को उन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस. तो आपके शरीर के अंदर होने वाली ऐसी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करें उसको होम्योस्टेसिस कहेंगे. तीसरी डेफिनेशन है, होम्योस्टेसिस रिफर टू मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. मतलब आपकी बॉडी के जो अंदर इन्वायरमेंट है, आपकी बॉडी के सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है, जो कंपोजिशंस है, वो एक कांस्टेंट लगातार एक जैसा बना रहे और मूव करेगा लेकिन एक लिमिट के अंदर, दैट इज होम्योस्टेसिस.
दूसरी डेफिनेशन है, आवर बॉडी कंटेन्स द न्यूमरस रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस दैट टेंड टू डिस्टेबलाइज। तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसका काम है चीज़ों को रेगुलेट करना, और वो क्या करती है, चीज़ों को एक कांस्टेंट लिमिट के अंदर मेंटेन करती है इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस। अब बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़े। आज आपने मीठा खा लिया तो हो सकता है कि रसगुल्ला खाने के बाद आप 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर 160 होने की कोशिश करे, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, मतलब जब आप ज़्यादा चीनी खाएंगे तो इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा और वो इंसुलिन उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। तो इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस दैट टेंड टू डिस्टेबलाइज, तो हमारी, अगर हम ब्लड शुगर पे ही चल रहे हैं अभी एग्जांपल लेके, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो 90 टू 140 की रेंज में रहना चाहिए। किसी दिन आपने ज़्यादा खाना खा लिया, पनीर खा लिया, आपने ब्लड रसगुल्ले मिठाई खा ली, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर है वो 140 से ज़्यादा भागेगा। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो उस ब्लड शुगर को ज़्यादा भागने नहीं देंगी। ऐसी ही प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। These regulatory mechanisms are called homeostasis mechanism and whole process is called homeostasis। ठीक है, तो आपको मतलब समझ आया होम्योस्टेसिस शब्द का मतलब क्या है। होम्योस्टेसिस दो शब्दों से मिल के बना है, एक होम्यो और दूसरा स्टेसिस। होम्यो का मतलब सेम, स्टेसिस का मतलब स्टैंडिंग। तो अगर हम वर्ड मीनिंग की बात करें तो थ्योरेटिकल मीनिंग है कि ना चेंज होने वाली सिचुएशन, लेकिन इसका जो साइंटिफिक मीनिंग है, ऐसी सिचुएशन जिसमें चीज़ें चेंज तो होती हैं लेकिन अपनी नैरो लिमिट्स के अंदर होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती हैं और वो मैकेनिज्म एक दूसरे को इंटरलिंक्ड हैं और उनका काम है आपकी बॉडी के अंदर का जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करना। ऐसी मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कहते हैं और इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। द होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म इन द बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मलसी ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है वो क्या कर रही है, वो रेस्पॉन्सिबल है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो सिस्टम है वो सिस्टम अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट में काम करें। वेन एवर there is any change in the behavioral pattern of any system, the effectors bring back the normalcy either by inhibiting or reversing the changes or by supporting or accelerating the changes depending on the requirement of system सिचुएशन। दिस इज़ अचीव्ड बाय द मीन्स ऑफ फीडबैक सिग्नल्स। इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर सपोज़ कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कोई प्रक्रिया बढ़ गई या घट गई, कोई चीज़ बढ़ गई, तो क्या होगा, उस बढ़ी हुई चीज़ को रेगुलेट करने के लिए अगर वो आपकी बॉडी में सूटेबल है और वो बढ़ी हुई है तो उसको इनहिबिट करने की कोशिश की जाएगी, और अगर वो कम हो रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एग्जांपल, ब्लड शुगर का एग्जांपल, कि अगर सपोज़ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर 90 से कम हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है वो फैट ग्लाइकोलिसिस होना शुरू हो जाएगी और ग्लूकोज स्टोर फैट से आने लगेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज है तो क्या होगा, वो ग्लूकोज लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। तो प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि अगर ब्लड शुगर, हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है उसका काम क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का लेवल रेगुलेट करना। दिस इज़ वन ऑफ एग्जांपल। तो 90 से लेके 140 मेंटेन करना। आपने खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 हो गई, आप फास्टिंग में थे 90 हो गई, लेकिन सपोज़ किसी वजह से आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या फिर आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है तो ब्लड शुगर आपका जो है वो बहुत कम होने लगा, मतलब 70 पहुँच गया। तो उस अवस्था में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो और दूसरी प्रोसेस हैं, और दूसरी प्रोसेस मतलब लिपिड से एडिपोज टिश्यू टूटेंगे या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनना लगेगा और कोशिश की जाएगी कि आपका ब्लड शुगर 90 से 140 के बीच में मेंटेन रहे। अब दूसरा एग्जांपल, आपने बहुत सारी शुगर खा ली किसी वजह से, या आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाना खा के लेट गए, तो आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस अवस्था में क्या है, जो ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा होगा तो इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज जो है वो एडिपोज टिश्यू ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, एक्सेलरेट हो रही हैं, कुछ चीज़ें इनहिबिट हो रही हैं, कोई नई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, लेकिन इन सब का जो काम है वो काम क्या है, आपकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर जो कंपोजिशंस हैं उनको मेंटेन बना के रखना।
और ये जो प्रोसेस है, जैसे मतलब मैंने बोला ना, एग्जांपल दिया कि ग्लूकोज का लेवल सपोज कम होने लगा, तो जब ग्लूकोज का लेवल कम होने लगा तो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने लगेगा। लेकिन बनेगा कैसे, उसके लिए एक चीज़ है, दैट इज सिग्नल, दैट इज सिग्नल। उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, फीडबैक सिग्नल। क्या कहते हैं, फीडबैक सिग्नल। तो ये जो फीडबैक सिग्नल्स हैं जिनके थ्रू होमोस्टेसिस की प्रोसेस प्रॉपरली होती है, वो दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है, मोस्ट होमोस्टैटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व द निगेटिव फीडबैक। Here the effector response decreases the effect of original stimulus and maintaining or restoring the homeostasis. तो जनरली क्या है कि जो बहुत सारे प्रोसेस है, दैट मे बी द नेगेटिव फीडबैक, दैट मे बी द पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब एक प्रोसेस हो रही है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक मतलब निगेटिव फीडबैक मतलब कि निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी बॉडी के अंदर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो देयर आर द न्यूमरस एग्जांपल ऑफ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पेज। ओके, तो जो एग्जांपल्स हैं, तो जो पहला मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज रिलेशन बिटवीन टीएसएच एंड थायराइड हार्मोन। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलता है, तो क्या होता है, जो टीएसएच हार्मोन है उसका निकलना कम हो जाता है। और यू कैन से, जब टीएसएच कम निकलता है तो थायराइड ज़्यादा निकलता है, और जब टीएसएच ज़्यादा निकलता है तो थायराइड कम निकलता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसे कहेंगे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द लो बॉडी टेम्परेचर द फॉलोइंग मैकेनिज्म अकर, एग्जाम्पल सिवरिंग and narrowing of the blood vessels in the skin, reducing the blood flow and heat loss from the peripherals, behavioral changes to put the more cloth at extractor। तो इन केस ऑफ सपोज आपको बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, आपको ठंडी लग रही है, तो क्या होगा, आपकी कपकपी आएगी, साथ में क्या होगा, आपकी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। तो कपकपी आने की वजह से और पेरिफेरल ब्लड वेसल के सिकुड़ने की वजह से, जैसे सपोज जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड कम हो गया, जब ब्लड कम हो गया तो उनसे जो हीट लॉस होगा वो कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो हीट है वो मेंटेन रहेगी। साथ में आप क्या करेंगे, बिहेवियरल चेंज, जैसे गर्म कपड़े ओढ़ लेंगे, कंबल ओढ़ लेंगे, आगे के पास जाके बैठ जाएंगे। तो इन सब की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का जो लो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, टीएसएच और थायराइड, जब टीएसएच बढ़ता है तो थायराइड कम होता है, थायराइड बढ़ता है तो टीएसएच ज़्यादा होता है। दूसरा एग्जांपल, जब आपको ठंडी लगती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी में शिवरिंग, कपकपी होती है, आपकी जो पेरिफेरल ब्लड्स हैं इनके अंदर की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हीट लॉस है वो कम हो जाएगा और बॉडी के अंदर जो हीट मेंटेन रहेगी। साथ में आपका बिहेवियर चेंज होगा, आप गर्म कपड़े वगैरह पहन लेंगे, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तीसरा एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द डिक्रीज वाटर कंटेंट इन द बॉडी द पिट्यूटरी इंक्रीजेज द एडीएस सिक्रेशंस एंड थर्स्ट डेवलप। तो जब आपकी बॉडी के अंदर पानी कम होने लगता है, जब आपकी बॉडी के अंदर पानी कम होने लगता है, तो आपकी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, आपको आपकी सूसू कम निकलेगी, क्योंकि उसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेटिक मतलब सुसुलाने वाला, और वो हार्मोन कौन सा है, एंटी डायूरेटिक, मतलब कम सूसू लेके आएगा। साथ साथ आपको प्यास लगेगी, तो कम सूसू लेके आएगा, प्यास लगेगी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर का जो पानी है वो रिस्टोर होगा या ज़्यादा होगा। तो जब भी कभी आपकी बॉडी के अंदर पानी का कंटेंट कम होने लगता है, तो आपकी बॉडी से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है एडीएच, जो क्या करता है, सुसु को कम लाता है और हमें प्यास लगाता है, जिसकी वजह से हम पानी पीते हैं और हमारी बॉडी का जो वाटर है वो मेंटेन हो जाता है। चौथा एग्जाम्पल, रिलेशन बिटवीन एसीटीएच एंड कॉर्टिसोल हार्मोन। तो जो एसीटीएच और कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलेशन है वो भी इन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, और जब दूसरा बढ़ता है तो पहला कम हो जाता है।
तो आपकी बॉडी के अंदर जो ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। जनरली जो ज़्यादा एग्जांपल हैं आपकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, दो हार्मोन लाइक TSH और थायराइड हार्मोन, ACTH और कार्टिसोल हार्मोन। दूसरा एग्जांपल आपने दिया जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आपने दिया जब आपकी बॉडी के अंदर पानी कम हो रहा है। Next, we will see the positive feedback mechanism. In positive feedback mechanism, the stimulus progressively increases the response so that as long as the stimulus is continuous, the response is progressively amplified. मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म हो रही है और हम चाहते हैं कि वो मैकेनिज्म ज़्यादा हो, तो हम ऐसा स्टिमुलस देंगे जिसकी वजह से वो मैकेनिज्म लगातार होती ही रहेगी जब तक उसको स्टिमुलस मिलता रहेगा। तो इसके जो एग्जांपल हैं बहुत कम है, लेकिन इसके दो चार एग्जांपल मिलते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ब्लड क्लॉटिंग, तो जैसे आपकी बॉडी से खून निकला, तो खून निकलने के बाद क्या हुआ कि जब आपकी बॉडी से खून निकला, किसी जगह से खून निकल रहा है, तो उस जगह क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स रिलीज हो रही हैं, थ्रोम्बोस्टेसिन निकल इकट्ठा हो रहा है, और जिसकी वजह से जो कोगुलेशन की मैकेनिज्म है वो अपना काम कर पा रही है। जैसे ही कोगुलेशन होगा ये मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगी और जो ब्लड का क्लॉटिंग का काम है वो बंद हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। तो जब लेबर पेन होता है तो क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन तब तक होते रहते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, ऑक्सीटोसिन निकलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, और ये तब तक होते रहेंगे जब तक कि बेबी जो है वो डिलीवर्ड ना हो जाए। तो ये जो दो एग्जांपल हैं, पहला एग्जांपल कौन सा कि आपकी बॉडी की ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वाला, दूसरा एग्जांपल कौन सा, लेबर के टाइम वाला। तो होम्योस्टेसिस शब्द का मतलब क्या था, होम्योस्टेसिस शब्द जो था वो उस दो शब्दों से मिलके बना था, एक होम्यो और दूसरा स्टेसिस। होम्यो का मतलब सेम होता है, स्टेसिस का मतलब स्टैंडिंग होता है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इसका जो लिटरली मीनिंग है, जो इसका थ्योरेटिकल मीनिंग है, मतलब एक कांस्टेंट सिचुएशन, लेकिन इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है तो एक डायनामिक एवर चेंजिंग सिचुएशन जो लगातार बदल रही है लेकिन अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे आपकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसका कंपोजिशन वो लगातार एक लिमिट के अंदर या कांस्टेंट बनाए रखना, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत तरह की मैकेनिज्म होती हैं, ये मैकेनिज्म आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और इन मैकेनिज्म का काम होता है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका जो कंपोजिशन है वो एक पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर बना रहे। और ये जो मैकेनिज्म होती हैं वो एक तरह के सिग्नल्स के थ्रू होती हैं। ये सिग्नल्स एक दूसरे को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, एक दूसरे को घटाने वाले भी हो सकते हैं। तो जो बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें पॉजिटिव सिग्नल्स कहते हैं, और जो पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स कहते हैं, और जो घटाने वाले होते हैं उनको निगेटिव फीडबैक सिग्नल्स कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस में निगेटिव फीडबैक सिग्नल्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स कम हैं। जो निगेटिव फीडबैक सिग्नल्स हैं उसका एग्जांपल थायराइड और TCH, ACTH और कार्टिसोल। दूसरा एग्जांपल, जब आपकी बॉडी के अंदर पसीना ज़्यादा वो आपकी बॉडी के अंदर पानी कम हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल, जब आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसके एग्जांपल कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं, जैसे क्लॉटिंग का एग्जांपल, जैसे लेबर पेन के समय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल। तो दिस इज होम्योस्टेसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम इन द एग्जाम फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो होम्योस्टेसिस आपको वर्ड मीनिंग लिखना है, आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, मैकेनिज्म सिग्नल्स के थ्रू होती है। सिग्नल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सिग्नल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, एंड देन पॉजिटिव के कुछ एग्जांपल्स, एंड देन यू विल राइट नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स। तुम्हें क्या मतलब? हम्म